नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज आपका 11th ऑफ द अक्टूबर 2025 और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज, इंडियाज काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। देखो, काबुल बेसिकली कहां पर है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम हो चुका है तालिबान। और अफगानिस्तान को ओवरटेक कर लिया था किसने? तालिबान ने। तालिबान बेसिकली क्या था? एक ग्रुप था, ठीक है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली, ठीक है, जिसको हटाने के लिए, जिसको वहां से बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन आया था? अमेरिका। बट अमेरिका वहां आया था, उसका पर्पस तालिबान को हटाना था या फिर वहां से आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स या जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसके ऊपर आज के दिन मोस्टली चाइना का कब्जा है और चाइना इसीलिए आगे पहुंच चुका है। तो क्या अगर वो भारत को मिल जाए, क्या अगर वो अमेरिका को मिल जाए, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? चाइना के डोमिनेंस को खत्म कर दोगे। बस उसी के इर्द गिर्द, उसी के चारों तरफ ये न्यूज घूम रही है। देखो, तालिबान, ठीक है, पहले उसे हम अफगानिस्तान कहते थे, अब उसे हम तालिबान कहने लगे, ठीक है। अब हुआ क्या, 2020 में ऑलमोस्ट यहाँ से तालिबानियों ने ओवरटेक किया, अमेरिका ने सब कुछ तालिबानियों को सौंपा और यहाँ से निकल गए। उससे पहले हमारी वहाँ एम्बेसी भी होती थी, वो सब हटा दी गई। एम्बेसी क्या होते हैं आप जानते हो, ठीक है, एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं। जो देश कॉमनवेल्थ नेशन है वहां पर हमारा जो ऑफिसर होता है हम उसे हाई कमिश्नर कह देते हैं। जो हम कभी कॉमनवेल्थ नेशन में नहीं थे, जो या जो कभी ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आते थे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? वहां पर जो लोग होते हैं उसे एम्बेसी बोल देते हैं, एम्बेसडर बोल देते हैं, अदरवाइज हाई कमिश्नर बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा आपको, एक तरफ कौन है? एस जयशंकर जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। अब जो आमिर खान मुत्ताकी है और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, दोनों मिले और मिलने के बाद डील हुई कि भाई हम दोबारा से क्या करेंगे, अफगानिस्तान में यानी कि तालिबान में इंडियन एम्बेसी ओपन कर देंगे। और जब इंडियन एम्बेसी ओपन कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड रिलेशंस दोबारा से निकलने वाले हैं, दोबारा से वो बढ़ेंगे। और डेफिनेटली इस बात से प्रॉब्लम किसको होने वाली है? पाकिस्तान एंड चाइना। अब देखो, यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है ना, उसके नीचे क्या है? यहाँ की जमीन में क्या है? बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स। और उन रेयर अर्थ मिनरल को यूएसए भी पाना चाहता है, इंडिया भी पाना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल क्या हुआ था, पाकिस्तान की एक ट्रेन थी जिसको किसने कैप्चर कर लिया था? बीएलए, है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो अलग होना चाहते हैं, आजाद बनना चाहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा है। बेसिकली एक न्यूज और है, अगर मैं आपको इसी के साथ लिंक कर देता हूं, जस्ट एक और दूसरी न्यूज है, तालिबान स्लैम वोयलेंट हीनियस पाकिस्तानी अटैक इन अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, वो इंडिया को तो परेशान कर ही रहा था और वो उधर तालिबान को परेशान कर रहा है। बट वो जानता नहीं है तालिबान में जो रूल कर रहे हैं बेसिकली वो किसी जमाने में आतंकवादी हुआ करते थे, है ना। आजकल वो सरकार बना के बैठे हैं, उनके तो मिनिस्टर्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो हमेशा अपने साथ AK-47 लेके घूमते नजर आते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, तो तालिबान कह रहा है कि देख भाई पाकिस्तान, हमसे बदतमीजी मत कर। दूसरी तरफ इंडिया तालिबान से मिला, हमारे एस जयशंकर साहब मिले और उन्होंने वहां भी यही कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो हीनियस क्राइम कर रहा है किसके ऊपर? अफगानिस्तान पे, वो सहन करने लायक नहीं है। मतलब हम तालिबान से रिलेशन बना रहे हैं। तालिबान क्या चाहता है? इन्वेस्टमेंट। तालिबान क्या चाहता है? पैसा, उसे भी आगे बढ़ना है। बट तालिबान की एक दूसरी बात में ध्यान रखना, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो वहां पर आपने देखा होगा पिछले साल बहुत सारी न्यूज निकल के आई थी, वहां पर इस्लामिक या जो आपका शरीयत लागू कर दी उन्होंने, इवन वहां पर महिलाओं का बहुत बुरा हाल है। तो इस आर्टिकल में ये सब भी है कि भाई तुम उनके साथ रिश्ते अच्छा कर रहे हो, ठीक है, इंडिया तालिबान, ठीक है, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पर एम्बेसी खोलना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ उसके जियोग्राफिकल पॉइंट भी याद रखना है ना, कि कौन सी लाइन सेपरेट करती है। तो ये एक बार आपकी क्लैट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, कौन सी है? डुरंड लाइन। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान? तो डुरंड लाइन सेपरेट करती है, ठीक है।
तो हमें उसके साथ ये सारी बातें करने के साथ साथ उसका नेगेटिव पॉइंट भी तो देखो। आज के जमाने में सबसे बुरा हाल जो महिलाओं का या वुमेन्स का, वो कहाँ पर, अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। वहां पर देखा होगा 6 साल की बच्ची की एक 50-60 साल के बूढ़े से शादी हो रही है, क्यों? शरीयत लागू है वहां पे। वहां पर महिलाओं को अपनी स्किन तक दिखाने का अधिकार नहीं है। ये जो मीटिंग हुई थी वहां पर कोई वुमेन प्रेजेंट ही नहीं थी। इतने स्ट्रिक्ट रूल है महिलाओं के लिए, इतने स्ट्रिक्ट रूल है वहां पर कि बेसिकली उनकी जिंदगी उनको मतलब आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि बेसिकली कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि वो लोग अगर वहां पर कोई महिला घर में हंस रही है, तो सोचो अगर वो हंस रही है ना, और अगर उसकी आवाज बाहर चली गई, तो उसकी आवाज घर के बाहर निकलना भी पाप है, वहां पे क्राइम है। बात समझ में आ रही है? इतना बुरा हाल हो रखा है। तो दुनिया को, तालिबान को अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी सोच को भी चेंज करना चाहिए। समझ गए? ये भी बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। और दूसरा, वो लोग, आप जानते हो एक केस हुआ था जिसमें उन्होंने बुद्ध की मूर्ति थी उसको उड़ा दिया था उन्होंने, है ना, और वो बेसिकली इस्लाम को चलाने वाले लोग हैं। ये सब बातें आप जानते हो। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। The Salma Dam in the Herat province, completed with the Indian assistance in 2016, is known as the Afghan-India Friendship Dam. एक पहले से वहां पर डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? सलमा डैम। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप के नाम से कौन सा डैम फेमस है? तो याद रखना, सलमा डैम। द डुरंट लाइन जो कब खींची गई थी? 1893 बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द अफगानिस्तान इज ए 2640 किलोमीटर बाउंड्री। ठीक है। After 1947 it became the de facto border between Pakistan and Afghanistan। और अब ये सिर्फ कितनी रह गई है? ये रह गई है ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 पॉइंट कुछ किलोमीटर की रह गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान से हमारी रेड क्लिफ है, इससे हमारी डुरंड है, चाइना से मैकमोहन है, चाइना LOAC को उसको मानता है, कंसीडर करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कुछ बातें भी याद रखना। इंडिया विल अपग्रेड इट्स टेक्निकल मिशन। तो याद रखना, अभी के लिए कौन सा मिशन हमारा वहां चल रहा था? टेक्निकल मिशन। जब से 2021 में जब से वहां तालिबान आया है, तो हमने वहां पर टेक्निकल मिशन के तहत हम वहां पर थे। अब हम उस टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके क्या करने वाले? वहां पर एम्बेसी खोलने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना। In Kabul, to the status of an embassy, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Friday. The announcement came during the Mr. S. Jaishankar's meeting with the Amir Khan Muttaqi, Foreign Minister of the Taliban administration in Afghanistan, at Hyderabad House. Mr. Jaishankar also raised India's concern over the forced repatriation of the Afghan refugees by the Pakistan and described cross-border terrorism as a common challenge to both India and अफगानिस्तान। तो हम यही कह रहे हैं कि देखो, है ना, हम देखो आतंकवादियों से ये कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान आतंकवाद जो कर रहा है ना, वो हम दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो कुछ समय पहले आतंकवादी थे, ये बात की बात है। ठीक है, जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। The Wakhan corridor is a thin strip of land in northeast Afghanistan that borders China, तजाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगिट बल्तिस्तान। तो कौन सा बॉर्डर है जो इनको कनेक्ट करता है? तो याद रखना, वखान कॉरिडोर उसको नाम दिया गया है। ठीक है, लाइंग क्लोज टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड लद्दाख रीजन। इट वाज क्रिएटेड इन द 19th century एज ए बफर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द रशियन एम्पायर। तो उस समय इसको ड्रॉ किया गया था। तो ये भी छोटा सा फैक्ट याद रखना। ठीक है, कि वखान बॉर्डर क्या है। ठीक है, बाकी इंडिया और जो अफगानिस्तान है, ठीक है, उसके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। अफगानिस्तान किसी जमाने में इंडिया का पार्ट था। ठीक है, वो सेपरेट कर दिया गया और उसके बीच में डुरंट लाइन खींच दी गई। ठीक है, पाकिस्तान कभी भारत का भाग था। ठीक है, आप देखोगे म्यांमार भी कभी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। म्यांमार वाज सेपरेटेड इन 1937, ये भी आप जानते हो। ठीक है, और बांग्लादेश तो था ही था। नेक्स्ट वही आर्टिकल है, बस आगे इसको दोबारा डाल दिया गया है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, वेनेजुएला's मारिया विंस नोबेल पीस प्राइज। तो जो आपकी मारिया है वेनेजुएला की, इनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया इस बार का। ठीक है, अब सोचो मांग कौन रहा था? ट्रम्प। आप देख रहे हो ना, जहां भी जाता था बोला मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, मैंने आई एम इंटरनेशनल पीस मेकर, ऐसा कुछ बोलते रहते थे ना। बेसिकली है ना, ऑब्सेशन बहुत बढ़ गया था उनका नोबेल पीस प्राइज को लेकर। लेकिन देख किसको दिया गया? वेनेजुएला। लेकिन क्या आप इनके बारे में एक बात जानते हैं कि वेनेजुएला में जो सरकार चल रही है एट प्रेजेंट, उस सरकार को ये डिक्टेटर सरकार कह रहे हैं कि भाई वो तानाशाह है। और ये जो लेडीज आपको नजर आ रही है सामने, मैरिया कोरिना,
ये वहां पर एफर्ट कर रही है कि वहां पर डिक्टेटरशिप खत्म हो और वहां पर डेमोक्रेटिक रूल वहां पर एस्टेब्लिश हो जाए। तो डेमोक्रेटिक रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए इनके एफर्टों को देखते हुए नोबेल पीस प्राइज इनको दे दिया गया है। और ये कौन सी विचारधारा के हैं, मतलब किसकी तरफ है इनका झुकाव, तो याद रखना अमेरिका, ठीक है, यूएसए। तो डेफिनेटली इनको दे दिया गया है क्या, नोबेल पीस प्राइज। क्या भारत में कभी किसी को मिला है, मुझे तो भारत से मतलब है, ठीक है। तो मैंने कहा भी था जब ये पूरे हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर कोई ना कोई एमआईटी भी पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रख लो, इस बार का इनको मिला है, कब से दिया गया था, क्यों दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, वो चीजें हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो भारत में पहली बार पीस के लिए किसे मिला था, तो सिंपल सा याद रखना। अच्छा, कुछ बातें देख लेते हैं। रिएक्टिंग टू द ऑनर, मिस said she was confident the opposition would succeed in securing a peaceful transition to democracy in her country। और वो अपोजिशन के लीडर वहां पे बेसिकली, ठीक है। I dedicate this prize to the suffering people of Venezuela and to the President Trump, है ना, मैंने कहा ना ट्रम्प को ही डेडिकेट किया उन्होंने, for his decisive support of our cause। She later wrote on X, Miss becomes the 20th woman to win the Nobel Peace Prize। तो कौन से नंबर की महिला बन गई है, 20वें नंबर की महिला बन गई है, ठीक है। भारत से कौन थी, तो देखो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क विद द पुअर एंड सिक थ्रू द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता, ठीक है। जो मिशनरीज मिशन चलाए गए थे उसके लिए चैरिटी का काम करती थी, उनके लिए इनको दिया गया था, ठीक है। वो और पैदा कहां पर हुई थी, तो याद रखना नॉर्थ मैसेडोनिया, लेकिन वो इंडियन सिटीजन बन गई थी 1948 में और उनको 1979 में अवार्ड दिया गया था, आप जानते होंगे बेहतर तरीके से। इन 2024 इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और मूवमेंट क्या था, बचपन बचाओ, जिसमें इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था अलोंग विद मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई की कहानी आपने पढ़ी होगी कि स्कूल जाने से रोक लगा दी गई थी, फिर इनको गोली मार दी जाती है, फिर ये बच जाती हैं, फिर इनको पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रही होती है। बचपन में छोटी सी उम्र में इनको क्या दे दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। बताना कितनी उम्र में दिया गया था, ठीक है, ओके। और कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा बनाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग। इट हैज रेस्क्यूड ओवर 1 लाख चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, ठीक है। और इस बात के लिए इनको 2014 में दिया गया था। और पहला किसे दिया गया था, मदर टेरेसा को। वैसे पहले किसको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर फॉर गीतांजलि, आप काफी बार पढ़ चुके हो। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 6 state level RTI panels are defunct. Appeals can take years to be heard. Report. As the 20th anniversary of the Right to Information Act 2005 approaches, many state information commissioners, जो SICs हैं, and the Central Information Commission are either paralyzed or so understaffed that hearings could take years to happen, according to a report by Citizens Group working to promote transparency in the government functioning। देखो आरटीआई जो था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा काम किया गया था। कब ये लागू होता है, तो इट वाज इनेक्टेड ऑन 12th of the October 2005, ठीक है, कल। और कल क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन डे है बेसिकली, है ना। तो नेशनल इंफॉर्मेशन डे कब बनाते हो, 12 अक्टूबर को। इस दिन आपका आरटीआई लागू हुआ था भारत में। क्या कहता है आरटीआई, आरटीआई कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है, इंफॉर्मेशन आपकी काम की होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो सिंपल सा याद रखना, इसमें एक 1+10 का स्ट्रक्चर होता है। एक इसमें कौन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ 10 अदर कमिश्नर्स हो सकते हैं। पहला कौन था, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसका नाम याद रखना, वजाहत हबीब उल्लाह वाज द फर्स्ट। आज के दिन कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी बार ये आता रहता है। आज के दिन कौन है, हीरालाल सामरिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
अब इसमें अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो और अगर आप बीपीएल में रहते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके 0 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप एपीएल में रहते हो, अबोव पॉवर्टी लाइन, तो आपके 10 रुपए लगेंगे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको 30 डेज में दे दी जाएगी। अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो 40 डेज, 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इंफॉर्मेशन अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो 48 आवर्स में दे दी जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको बने हुए लगभग 20 साल पूरे हो गए, लेकिन आधे से ज्यादा जो कमीशंस बने हुए ना इसके, स्टेट कमीशन, सेंट्रल कमीशन, वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। मतलब उनमें या तो स्टाफ नहीं है, वो काम ही नहीं करते हैं। तो एक तरफ ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, आर्टिकल 19, भाई मेरा अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है, क्या सही में सरपंच ने पैसे खाए थे इस रोड में बनाने में, क्या उसने बुलेरो उसी चीज से लिए, मुझे जानना है। तो मैंने आरटीआई लगा दी, लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा है वहां से। समझ में आ रही है? तो उसको सरकार को देखने की जरूरत है। तो ये आर्टिकल छप गया और कुछ नहीं है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज ए क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, याद रखना इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। आर्टिकल होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती, लेकिन कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और इसको कब बनाया गया था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ ए काउंसिल, और काउंसिल में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। 2:1 में इसको बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम देखोगे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, ये दोनों एक ही तरह के हैं, ये सिर्फ अलग है, ठीक है, वो जो भी है, लेकिन यहाँ से बनाया जाता है। बनाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है कर्नाटका मूव्स टू एक्वायर लैंड फॉर रेजिंग हाइट ऑफ अलमाटी डैम। कहां पर है अलमाटी डैम? चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। A total of 133,867 acres would be acquired for increasing the height of Almaty Dam from 519 meters to 524 meters. Land would be acquired for submergence of land by raising the height of the dam as well for the canal project. यानी कि उसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। An estimated 75,000 crore would be spent for implementing the project. The notification said 75,563 acres would be acquired for the submerging the land for raising the height of the dam, ठीक है, जिसके लिए लगभग 6,467 एकड़ चाहिएंगे, और जिसमें 20 गांवों को क्या किया जाएगा? वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा। तो देखो सिंपल सा डैम्स की न्यूज है। डैम्स आप काफी बार पढ़े हो, हाईएस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड डैम, टिहरी डैम, ये हम पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उस डैम को बढ़ाया जा रहा है बस। तो कहाँ पर है? कौन सी रिवर पर है? क्या हो रहा है? क्या डिस्प्यूट है? तो देखते हैं। अलमाटी डैम कहाँ पर बना है? तो याद रखना कृष्णा रिवर पर, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो याद रखना महाबलेश्वर से। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि इस बार नदियां बहुत न्यूज में है, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना इनको, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है? महाबलेश्वर, जो कि सतारा महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, इन द वेस्टर्न घाट। लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर चलती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडियन पेनिनसुलर रिवर, याद रखना। सबसे बड़ी कौन सी है? तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है भारत की? तो गोदावरी। पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। आइलैंड वो होता है जो 4 तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। तो इंडिया इज ए पेनिनसुला बेसिकली। तो इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा मत कर देना, गंगा बांग्लादेश भी जाती है। कंप्लीटली इंडियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जो ऑलमोस्ट 1465 किलोमीटर फ्लो करती है भारत में और चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। दूसरे नंबर पे कौन है? तो आपकी कौन सी है? कृष्णा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, और फिर भीमा, मूसी और मुनेरू। याद रखना मूसी रिवर के ऊपर ही हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो कोयना, ठीक है, आप जानते हो कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा लगा है, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी डैम, ठीक है, और नारायणपुर भद्रा, ये सब क्या है उसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हैं। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में कुछ पॉइंट याद रखना। कब बना था? 2005 में ये पूरा हो गया था। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, कभी भी अगर दो रिवर्स के बीच में या रिवर के पानी को शेयर करने को लेकर दो स्टेट आपस में अगर लड़ते हैं तो उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल कौन सा है? 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स सेंटर 4 weeks टू रिस्पॉन्ड टू प्लीज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड, urging the Supreme Court to weigh the constitutional implications for India's federal structure. Petitioners on Friday pressed the Union government to honor its solemn promise of restoring Jammu and Kashmir statehood. देखो, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने डिमांड की थी। आप जानते हो जम्मू कश्मीर हम बहुत बार पढ़े हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 2019। जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड इन 2 parts। पहला कौन सा था आपका? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा आपका कौन बना? लद्दाख। और लद्दाख तो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा है, कौन? सोनम वांगचुक, आप जानते हो। ठीक है, और वो अभी एनएसए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अभी कहां पर है? जेल में है। ठीक है, ये आप जानते हो, इस टॉपिक को हमने काफी बार पढ़ा है। ये किस में जाना चाहता है? शेड्यूल नंबर 6 में जाना चाहता है। कौन से वाले? ATMM वाले। ठीक है, ये जो है जम्मू कश्मीर, ये यूटी भी है, ये भी यूटी है, बट इसमें यूटी के साथ साथ क्या है? तो इसमें याद रखना स्टेट लेजिस्लेचर का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने दिल्ली और पुडुचेरी में देखा होगा। अब ये चाहते हैं कि हमें क्या दो? स्टेटहुड दो। हम क्या नहीं रहना चाहते? हम यूटी नहीं रहना चाहते, हमें स्टेटहुड का स्टेटस चाहिए। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज और पढ़ी होगी, आई होप आपको याद होगा, कि जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है उसको ये पावर दी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बेसिकली यहाँ पे, उसको ये पावर दी गई कि भाई आप 5 मेंबर्स को क्या कर सकते हो? जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हो। एक वहाँ का जो माइग्रेशन जो कम्युनिटी है, जैसे कश्मीरी पंडित होने चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कम्युनिटी के कुछ लोग होने चाहिए, ऐसे करके 5 लोग बनाओगे। तो उसका भी अभी अपोज चल रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि इससे क्या होगा? गवर्नर, लेफ्टिनेंट, देखो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं जिस दिन न्यूज आई थी, कि गवर्नर वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करता है, कि जो सीएम और उसका मंत्रिमंडल कहेगा वैसे काम करेगा। अगर उसे समझ में नहीं आ रहा तो बिल प्रेसिडेंट को भेज देगा, वरना वो साइन करता रहेगा, कानून बनता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में क्या होता है? वो वहां के सीएम के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काउंसिल की एड एंड एडवाइस पे नहीं रहता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिसर की तरह काम करता है। तो सोचो, वो तो डायरेक्टली उसी का बंदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी सरकार बनाना चाहती है, दूसरी सरकार को गिराना चाहती है, तो ये 5 मेंबर जो ये नॉमिनेट करने वाला है, ये एक क्रूशियल रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। तो वो अपोज कर रहे हैं कि भाई ये मत करो, 90 मेंबर से 95 करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर करना है तो इलेक्शन करो। आप डायरेक्ट नॉमिनेट करके सरकार गिराने की काम कर रहे हो, समझ गए? तो वो मैटर भी चल रहा है अभी, उस बिल को अभी कुछ हुआ नहीं है, जस्ट वो बिल ही है। और यहाँ पर बात हो रही है कि उसे क्या दिया जाए? स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो काफी समय से न्यूज में बने हुए हैं। आई होप आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट MIT जो होगी हम इसके ऊपर डिटेल बना लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 370 वो सब बातें हैं, राजा हरि सिंह की कहानियां, वो काफी बार पढ़े हम। नेक्स्ट है, The 2023 NCRB report shows rise in cybercrime and crimes against tribals। अभी NCRB का एक डाटा आया था, उस दिन पढ़ा भी था हमने, है ना। आई होप 10 एक दिन पहले पढ़ा था कि ट्राइब्स के अगेंस्ट बहुत क्राइम हो रहे हैं ना, ट्राइबल क्राइम बढ़ रहे हैं, है ना। जनजातियों के लोगों को बहुत क्राइम किया जा रहा है उनके लिए, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अभी कल परसों अक्षय कुमार वाला एग्जाम्पल दिया था, उनकी बेटी वाला एग्जाम्पल, है ना। ऐसे साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस आर्टिकल में वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। और इसमें यही एनालिसिस है कि भाई जब तुम NCRB का डाटा इतना डिले क्यों हो रहा है? 25 चल रहा है और 23 का डाटा तुम दे रहे हो। तो आज अगर मैं सोचूं कि यार गलत हुआ, उस समय साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए था, तो क्या मैं उसके फर्दर उसको बढ़ने से रोक सकता हूं? क्या नहीं रोक सकता? क्यों? वो तो बढ़ चुका होगा, 2 साल निकल गए, ये भी निकलने वाला है। तो यही क्वेश्चन है कि भाई लेट क्यों हो रहा है, तो उसे जल्दी आना चाहिए। नेशनल जो तुम्हारा क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है,
delayed by a year points to a worrying trend of postponed surveys, reports, and even the census under the current union government. But there are also three telling numbers: the 2.8 decrease in the murder case across the country, a staggering 28.8 surge in the crime against scheduled tribes, and a 31.2% increase in the cyber crimes. तो ये डाटा जरूर याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, इसको देख लेना, याद कर लेना मतलब। The steep rise in the crimes against SIS, ठीक है, tribes is largely due to the ethnic violence, जैसे मणिपुर की बात कर रहा था, with the registered numbers jumping from just 1 in 2022 to 3399 in 2023, which a more effective government could have mitigated. मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अंदर भी आपने देखा होगा क्राइम अगेंस्ट ट्राइब्स बढ़ रहे हैं। This is not a new phenomena. Previous NCRB reports have highlighted higher crime rates in regions with significant tribal populations. और ये हम बार बार पढ़ते रहते हैं, ट्राइब्स के ऊपर जो क्राइम होता है ना, उनके लिए पेसा एक्ट लाया गया, उनके लिए बहुत सारी बातें लाई गई है ना, फॉरेस्ट एक्ट लाए गए है ना, तो वो सारी बातें हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, SC, ST, OBC, EWS जनरल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और हमारी आज के दिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी कौन है? बेसिकली ट्राइबल वुमेन है। कौन सा ट्राइब है उनका? संथाल ट्राइब, ठीक है। द रियल नीड इज अ होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन। देखो क्या हो रहा है, the announcement on the August 15, 2025 of a demographic mission has become a topic of controversy in social and political circles. While the stated mission was limited to monitoring undocumented immigration from Bangladesh and its implied demographies in the India's border regions, a holistic demographic mission seems to be needed as the nation is at the demographic crossroad. देखो क्या कह रहा है, 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें एक डेमोग्राफिक मिशन बनाना है, मतलब हमें हर पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो आपके तहसील हो गई, इन पे क्या बनाना है? कमिटीज बनानी, और ये देखना है कि कौन लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, कितने लोग बाहर से आए, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए हैं, तो उन लोगों को बारे में ये पता चल सकेगा कि कहीं ये इलीगल तरीके से तो नहीं आ गया, कहीं ये रोहिंग्या मुस्लिम तो नहीं है, कहीं ये बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ से तो भारत में नहीं आ गया है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डेमोग्राफिक सेंसस करेंगे, समझ गए, कैलकुलेट करेंगे। तो इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि देखो डेमोग्राफिक जो तुम कर रहे हो ना मिशन, उसमें तुम ये मत करो, अगर तुम्हें सच में भारत का भला करना है ना, तो तुम ये देखो कि किस रीजन में गरीबी ज्यादा है, किस रीजन में गरीबी बहुत कम है, किस में अमीरी ज्यादा है, और उस गरीब रीजन में वहां से पुअर्टी कैसे हटा सकते हो, इस पे फोकस करो। ये कह रहे हैं कि तुम्हें हेल्थ का डाटा निकालना चाहिए, ऐसे डेमोग्राफिक रीजन बनाओ। अच्छी बात कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग हैं जिनके पास हेल्थ पॉलिसी है, जिनके पास आयुष्मान भारत है जो सरकार देती है, क्या वो सच में काम कर रहा है, क्या यहाँ के लोगों के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, या इनको अगर हल्का सा भी खांसी जुकाम होता है तो 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो उस पर काम होना चाहिए। इनको शिक्षा दो, इनको एजुकेशन दो, है ना। स्कूल बंद नहीं करने, स्कूल खोलने हैं, जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल खोलो। अगर वो अच्छी एजुकेशन लेगा, अगर वो अच्छी हेल्थ लेगा, अगर वो अच्छी उसको पैसा मिलेगा, पुअर्टी से बाहर निकलेगा, तो डेफिनेटली वो सोचेगा अपने बारे में। अब यहाँ पर डेमोग्राफिक जो मिशन है उसके अंदर पॉपुलेशन का भी तो बात की थी, जब इसको बोला गया था कि हम पॉपुलेशन को सेंसस ही तो करना है, काउंट ही तो करना है, तो ये देखना है कि पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये भी करना था, और किस जाति की, किस धर्म की वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भाई इससे अच्छा ये डेमोग्राफिक मिशन लो, लोगों को गरीबी से बाहर निकालो, पैसा अवेलेबल कराओ, है ना। उनके अकाउंट में 10-10, 20-20 हजार रुपए भेजने से काम नहीं चलेगा। उन्हें इसलिए इस काबिल बनाओ कि वो खुद से 10-20 हजार कमा सके, तो वो इससे बाहर निकलेगा, तो इससे भी सही रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। अब देखो आपने पढ़ा होगा फर्टिलिटी रेट, है ना, इसी में लिखी है सारी बातें, फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट आपने देखा होगा हमारी ग्लोबल 2.1 है, एवरेज इंडिया की 1.9 चल रही है, जो कि हमारे लिए 0.2 कंसर्न का विषय है कि भाई कैसे कम हो गई। तो बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 है। क्या होता है फर्टिलिटी रेट? कि एक वुमेन अपने लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा करते हैं, उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो आजादी के समय 1950 में ये 6.8 हुआ करता था, है ना। एवरेज सबके 6 से 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। अब ये घट के बिल्कुल कम हो गया है, एवरेज 1.9 आ गया है।
तो आप ये देखो ना कि जहां बच्चे कम पैदा हो रहे हैं वहां बच्चे कम होने का रीजन क्या है, और जहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जो फर्टिलिटी रेट ज्यादा बढ़ रही है, उसे कम कैसे किया जाए। क्योंकि कम हो रही है तो भी कंसर्न है, ज्यादा हो रही है तो भी कंसर्न है। तो इसे मेंटेन रखो ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन रहे, है ना, अच्छे लोग रहेंगे, आप हेल्थ प्रोवाइड कराओगे, आप शिक्षा दोगे, तो डेफिनेटली वो फर्टिलिटी रेट को अपने आप ही कंट्रोल कर लेंगे। जब पढ़ा लिखा होगा बिहार का युवा, तो डेफिनेटली क्यों उसकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा मिलेगी, क्यों 4-4 5-5 बच्चे पैदा करेगा। उसे पता है कि पढ़ने लिखने के बाद जब उसको नौकरी मिलेगी तो उसको पता है कि 2 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, तो अपने आप ही कम हो जाएगा। यही तो कहने की कोशिश की जा रही है, समझ गए। तो डेमोग्राफिक मिशन है, उसको इस वे में अगर लगाया जाए तो डेफिनेटली भारत का भला हो सकता है। ऐसे तो अगर आप करोगे तो नहीं होने वाला है, ये कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये इसका थीम है। फ्रॉम ए ह्यूमन कैपेबिलिटी स्टैंड पॉइंट, ए डेमोग्राफी मिशन नीड्स टू एड्रेस द बैलेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू जनरेट ह्यूमन कैपेबिलिटीज अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। कंसिडर द केस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कैपेबिलिटीज और ए ड्रीम इंडिया एमर्जिंग एज ए स्किल कैपिटल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वही सब बातें लिखी हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल ए कोर इश्यू इन बिहार, तो इसकी तो हम जस्ट बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सरकार कोई पीछे वाले टॉपिक को लिंक कर सकते हो, इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया इसे, ठीक है। वही एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें कि भाई बिहार में जब तो बिहार, अच्छा उस वाले में एक बात और लिखी है कि आप ये देखो कि लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, ठीक है। रोहिंग्या मुस्लिम आए, कौन आए, ठीक है, पता करो, पॉपुलेशन काउंट करो, बट कौन से स्टेट में ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है वो भी तो देखो, कि किस स्टेट में जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है कि बंदा बाहर जा रहा है काम करने। जैसे बिहार का, यूपी का बंदा पूरे भारत में घूम रहा है, क्यों, काम दो उसे, रोजगार दो उसे, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल्स एक जैसे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब गेट्स क्लियरेंस, देखो चेनाब नदी के ऊपर हम एक हाइड्रो पावर बना रहे थे, नाम याद रखना, वन लाइनर में आ सकता है, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी तक इसमें डिस्प्यूट चल रहा था कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे। तो अभी क्या हुआ, अभी कुछ ऐसा हुआ कि देखो होता क्या है, आपने पढ़ा होगा ना इंडस वाटर ट्रीटी, काफी बार पढ़ा है आप लोगों ने। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली तो ऊपर की 3 नदियां, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसमें मिलके निकल जाती है इधर, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट है, और इसमें हमने एक डील करी थी कि भाई ऊपर की जो 3 नदियां है ना, इसका 80% पानी रहेगा पाकिस्तान के पास, 20% पानी इसका इंडिया यूज करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने डील की थी कि भाई 80% जो वाटर रहेगा वो शेयर किया जाएगा इंडिया के साथ, और 20% जो इसका पानी रहेगा वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब चाहे उस ऊपर वाले 80% का पाकिस्तान कुछ भी करे, चाहे नीचे वाला 20% का पाकिस्तान कुछ भी करे, बात समझ गए। तो एक डैम बनाया जा रहा था जिसका नाम था कौन सा, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जैसे आपने पढ़ा होगा और भी है, चेनाब नदी के ऊपर बगलीहार है, दुलस्ती है, सलाल है, आपने पढ़ा होगा। आपके नीचे वाली जो रिवर है उसके बाद रावी, उसके ऊपर थीन है ना, ब्यास, उसके ऊपर पोंग डैम है, ठीक है। आपका सतलुज, उसके ऊपर बाखड़ा नांगल है जो सेकंड हाईएस्ट है आज के दिन, तो 26 मीटर के साथ, ठीक है। उसके बगल में नाफ्ता झाकरी है। तो ये सारे डैम बने हैं। अब एक होता है तुमने पानी रोका, तुमने डैम बनाया, पानी को नीचे टरबाइन पे डाला, बिजली बन गई, पानी चलता रहा, और तुमने उसे स्टोर कर रखा है, और तुम उस स्टोरेज पानी से क्या कर रहे हो, इरिगेशन में यूज कर रहे हो, नहरें निकाल रहे हो, उससे तुम टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हो, टूरिज्म बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारे काम कर सकते हो, उस वहां पर तुम फिशिंग कर सकते हो ना, मछली पालन कर सकते हो। लेकिन ऊपर की 3 नदियां, उसका 80% पानी तो पाकिस्तान को देना होगा। तो हमने इसमें नया मैकेनिज्म बनाया। हमने क्या किया, देख भाई पाकिस्तान ये पानी जा रहा है, हमने डैम बना दिया, ठीक है। अब हम इस डैम से पानी को रखेंगे नहीं अपने पास, डैम जरूर है, पानी आएगा कॉन्टिन्यूस तुम्हारे पास जाता रहेगा, बस हमने नीचे क्या लगा दी, टरबाइन, जिससे हमें क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। बस हम सिर्फ बिजली बना के उसको आगे। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई अभी, है ना, फिर आप कहोगे सर आप बोलते रहते हो, मुझे ढूंढ के बताना, ठीक है, तुम्हें भी लगेगा। एक राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, ढूंढना इस बात को, है ना, नाराज मत होना, पहले कह रहा हूं मैं। उन्होंने मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि जब पानी से बिजली बनाई जाती है ना, जब डैम, जैसे डैम बना, पानी गिरा, बिजली बन गई, तो उनका कहना था कि पानी की पावर खत्म हो जाती है।
पानी में से करंट तो तुमने खींच लिया, और जो पानी में से करंट तुमने खींच दिया, वो बोले तो जो पानी तुम दे रहे हो खेतों में, उनसे पैदावार कहां से होगी, फसलें कैसे उगेंगी, बताना मुझे कौन थे वो। तुम भी सोचकर हंसोगे इस बात से ना। तो ऐसा पाकिस्तान वाले नहीं कह रहे, हमने बस ये कहा कि पानी आया, नीचे गिराया, टरबाइन घूमा, हमने उस पानी को कंटिन्यूस तुम्हारे पास जाने दिया। इस तरह का जो डैम हो, कौन सा आपका, स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट proposed to come up on Chenab River in Ramban, Jammu and Kashmir. It is a 1856 megawatt run of the river, uses the natural flow of a river with the little or no water storage. ठीक है, मैंने कहा ना पानी ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे, नदी बह रही है, पहाड़ी इलाका है, तो जस्ट नदी के फ्लो में थोड़ा बहुत डैम बना दिया, स्टोर कर लिया, और बस उससे टरबाइन घूम रहे, हमारा पानी, बिजली बन रही है, पानी उधर ही जा रहा है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितना है इसकी कैपेसिटी, तो याद रखना 1856 मेगावाट। ठीक है, कहां गया, हाँ ये रहा। ए रिवर विद द लिटिल और नो वाटर स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर, ए वेस्टर्न रिवर अंडर IWT। देखो यहाँ IWT था, इसलिए मैंने वो समझा दिया। अब इसे वेस्टर्न क्यों कह रहे हो, इसे ईस्टर्न क्यों नहीं कह रहे। देखो आप जब पढ़ते हो ना चेनाब, है ना, मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब तुम ऐसे देखो, इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है, तो उधर की 3 नदियां है ना, लास्ट वाली ये क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग, और इधर वाली जो 3 है इधर की तरफ, अपनी तरफ, वो क्या हो गई, ईस्टर्न रिवर। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, और इन रामबान, जम्मू एंड कश्मीर, और चंद्रभागा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। देखो चंद्रा और भागा 2 नदियां मिलती हैं, देन आपकी चेनाब बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, by the confluence of the Chandra and Bhaga rivers at Tandi in the हिमाचल प्रदेश, और वो जम्मू कश्मीर होते हुए निकल जाती है। सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। तो ये उस तरह की बात कर रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, तो स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कल है आपका संडे 12 अक्टूबर, और कल आपकी क्या है, जीके मैराथन, और उसके साथ साथ आपका ऑल इंडिया ओपन मॉक भी है। तो डेफिनेटली आप लोग कल अपने जो आपको वेन्यू दिया गया है, जो आपको टाइम दिया गया है, वहां पर पहुंच जाना, और वहां पर पहुंचने के बाद आपका पहले ऑल इंडिया ओपन मॉक है, उसके बाद हम आपकी आई थिंक मैराथन है, तो हम वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, कुछ नए और इम्पोर्टेंट जो बचे हुए क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हम वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।